एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस भ्रष्टाचार मुक्त समाज की निर्माण और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने के वादे किए थे, वो अब उसकी परत धीरे धीरे खुलती हुई दिख रही है और इस पर लगाम तो बिल्कुल नहीं लगाया जा सका है। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति देश में अचानक खड़ी हो गई कि तमाम प्रयासों के बाद भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और तो और राज्य सरकारों के बातों को दरकिनार कर दिया जाए तो केंद्र की मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार के जो मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो कैग रिपोर्ट के साथ हो या सीबीसी के हो या दूसरे मामलों को लेकर भी, जब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है तो ये कहना कि नरेंद्र मोदी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई है, इस पर भी संदेह होता हुआ दिख रहा है। ऐसी बातें राजनीतिक गलियारों पे चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सवाल यह खड़ा है कि 15 अगस्त में जब देश के प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से देश को संबोधन में एक बात कही थी कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेता हूं, यानी भ्रष्टाचार को खत्म करने की जिम्मेवारी मैं अपने कंधों पर लेता हूं। तो ये बात बड़ा अच्छा लगा था। उस वक्त तालियों की गड़गड़ाहट तो जरूर गूंजी थी, लेकिन क्या सिर्फ 5 दिनों के बाद फिर एक मामले केंद्र सरकार को संदेह के घेरे में ला रही है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं सीबीसी की, केंद्रीय सतर्कता आयोग की, जो सिर्फ 5 दिन के बाद 15 अगस्त के 5 दिन बाद यानी 20 अगस्त को अपने वार्षिक रिपोर्ट जो सबमिट की, उस रिपोर्ट पर गौर करें तो बहुत से मामले सामने आता हुआ दिख रहा है। और उसके जद में अमित भाई शाह के गृह मंत्रालय बड़े निशाने पर रहे, यानी उसके आवेदनों पर अगर गौर करें, उसके रिपोर्ट पर गौर करें तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले तो गृह मंत्रालय जो अमित शाह के अधीन काम कर रही है उसमें आए 40,000 से ज्यादा। बताइए, और आप समझते चले जाइए और अंदाजा लगाते चले जाइए कि ये कोई पहली 2022 की रिपोर्ट बिल्कुल नहीं है। सीबीसी ने जब इससे पहले 2021 में जो रिपोर्ट दी थी उसमें भी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारी की जो भ्रष्टाचार की शिकायतें थी वो 37,000 से ज्यादा था, यानी उस पर रोक तो बिल्कुल नहीं लगाया गया। यदि रोक लगाया जाता तो 2021 की जो सीबीसी की रिपोर्ट थी जिसमें 37,000 से ज्यादा मामले आए थे उसमें कमी आनी चाहिए थी। कमी आना तो दूर, भ्रष्टाचार के शिकायतों का जो फेरिस्त है वो बड़ी लंबी होती चली गई। वैसे देखा जाए तो केंद्रीय सतर्कता आयोग ने कहा कि पिछले साल यानी 2022 की रिपोर्ट पर गौर करें तो 1,15,000 से ज्यादा शिकायत उनको प्राप्त हुई, जिसमें करीब 85,000 से ज्यादा मामले का निपटारा करने का दावा सीबीसी ने कर दिया। बड़ा दिलचस्प है, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और लोग जिस तरह से पैक कराते हुए चले जा रहे हैं, तो मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, यह शब्द क्या जुमला साबित होने वाली है? क्या इस पर भी अब दम नहीं रह गया है? आने वाले 2024 की चुनाव एकदम सिरहाने खड़ी है, और उस वक्त में जब मनमोहन सिंह लगातार उनकी सरकारी जब अंतिम समय में थी और भ्रष्टाचार के लगातार मामले दर बदर और परत दर परत खुलते चले गए, तो यह बात मनमोहन सिंह को वापसी के रास्ते को दुर्लभ कर दिया था। उनके रास्ता में बड़ा बाधक आया था। और याद कीजिए 2014 में जब मोदी जी ने जिस वादों के साथ और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करके सत्ता में वापसी की थी, और फिर 2024 की चुनाव से पहले चाहे कैग की रिपोर्ट हो, चाहे सीबीसी की रिपोर्ट हो या अन्य मामले हो, सरकार जो है कटघरे में खड़ा होता हुआ दिख रही है। ये बड़ा दिलचस्प नजारा है। और जो लोग सरकार को ईमानदार कहते थे,
उसको धक्का तो जरूर लगा है। और अमीर भाई शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री और हार्ड गृह मंत्री कहलाए जाते हैं, उनको के साख पर भी तो बट्टा लगता हुआ दिख रहा है। ऐसे राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सवाल फिर वही खड़ा है कि सीवीसी में जो शिकायतों का जो पिटारा है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीनस्थ काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के ही ज्यादा क्यों आ रहे हैं, जबकि होना तो ये चाहिए कि हार्ड गृह मंत्री के मंत्रालय में एकदम जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार होनी चाहिए। उसको लेकर जो रणनीति बननी चाहिए वो क्यों नहीं बन गई। और कहा तो यह जाता है कि नरेंद्र मोदी जी कहीं जाने से पहले वो ड्रोन भेज देते हैं, तो वो ड्रोन उस भ्रष्टाचारियों को ढूंढने में नाकाम क्यों हो जाती है। यही बातें राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, तो आंकड़ों पर गौर करिए। सीवीसी तो बड़ा दिलचस्प है, लेकिन इस आंकड़ों पर गौर करने से पहले मैं आपको कैग के छोटी सी बातों को पेश करते हुए चलूं तो आपको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले जब कैग ने जो रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट जब सबमिट की, तो उसमें जो बात आया उसमें केंद्रीय जो मंत्री है, जो आपके नितिन गडकरी है, जो हमेशा सरकार को कोई न कोई मामले से घिरते रहे हैं, उसके मंत्रालय भी उसके जद में आ गए। द्वारका एक्सप्रेस वे जिसको 18 करोड़ प्रति किलोमीटर बनाने की जो उनकी प्रोजेक्ट था, जो बढ़कर 250 करोड़ प्रति किलोमीटर सड़क बनाने पे हो जाए, तो सवाल तो बड़ा खड़ा होता है कि प्रोजेक्ट बनाने वाले 18 करोड़ में कौन थे, और 250 करोड़ प्रति किलोमीटर वो पहुंच गया तो उसको बनाने वाला कौन था। दोनों बातें केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर देती है। सिर्फ वही नहीं, भारत माला परियोजना में भी जब 15 करोड़ की एस्टीमेट बने, प्रोजेक्ट का काम जब 15 करोड़ से शुरू हुआ तो 25 करोड़ कैसे चले गए, और 75,000 किलोमीटर सड़क बनने के दावा करने वाले सरकार के साख को धक्का कैसे लगा। अगर 75,000 किलोमीटर सड़कें बनी तो 10 करोड़ के हिसाब से अगर उसकी गणना की जाए तो वो 7 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच जाती है, जिसको लेकर आप पार्टी के संजय सिंह ने सरकार को जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खड़ा करने की कोशिश की वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने साफ कहा कि वर्तमान की सरकार ने भारत माला परियोजना में 7 लाख करोड़ से ज्यादा के घपले घोटाले किए। यह बात कैग की ऑडिट रिपोर्ट में साफ होती हुई दिख रही है। जी हां, और इसके साथ ही आयुष्मान भारत जिसकी डंका नरेंद्र मोदी जी काफी बजा चुके हैं और गोदी मीडिया इसको लेकर बड़े बड़े बखान कर चुकी है, तो जो आयुष्मान भारत कार्ड में जो घपले घोटाले मध्य प्रदेश के डबल इंजन सरकार पर लगे तो बड़ा दिलचस्प नजारे थे। 400 मृत व्यक्ति के इलाज कराने की बातें इसमें सामने आ रही है। और तो और एक ही नंबर पे, यानी 3 नंबरों पे, सिर्फ मोबाइल के 3 नंबरों के में 10 लाख से ज्यादा लोगों के इलाज करने की बात सामने आ रही है, और वो भी कोई अन्य सरकार में नहीं, सिर्फ और सिर्फ डबल इंजन जो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जिसमें विराजमान है, उस पर इसकी शक की सुई घूमते चली गई। यदि संजय सिंह के जो सांसद आप पार्टी के हैं उसके बातों पर यकीन करें तो ये बड़े गंभीर मामले हैं। तो जांच करेगा तो कौन। कैग की रिपोर्ट तो आ गई, और कैग के रिपोर्ट के बाद जब सीवीसी की जो वार्षिक रिपोर्ट है वो जब सामने आई तो और दिलचस्प हो गया। दिलचस्प ये भी क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय जो अमित शाह के अधीन है उसमें सबसे ज्यादा शिकायतों का जो पिटारा जो 46,000 से ज्यादा आए तो लोग दांतों तले उंगली तो दबा दी। सीबीसी ने यह नहीं बताया कि कौन कौन से अधिकारी और कर्मचारी इसके जद में हैं और कितनी जांच की गई। तो जांच की रिपोर्ट के बारे में जो बात सामने आई मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं। अगर सीबीसी के आंकड़ों पर पूरी तरह यकीन कीजिए तो एक बात सामने आ रही है कि करीब 45,000 से ज्यादा जो मामले जो गृह मंत्रालय के अधीन शिकायत प्राप्त हुई है उसमें करीब
23,919 मामलों का निपटारा कर दिया गया है। जी हाँ, 23,919 मामलों का निपटारा कर दिया गया है और 22,724 मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब अंदाजा लगाते चले जाइए और आपको और हैरत होगा जब सीबीसी की रिपोर्ट आगे लिखी गई है या पेश की गई है, वो बड़ा दिलचस्प है। वो यह है कि करीब 19,198 यानी 22,198 मामले अभी उसकी जांच लगातार चल रही है। जांच के सिलसिले में आपको बताते हुए चलूं कि सीबीसी जब किसी मामले की शिकायत के बारे में निराकरण करने के जब मामले लाती है तो सबसे पहले अपने अधिकारी, उच्च अधिकारी नियुक्त करती है और उस अधिकारी को 3 महीने का समय मिलता है और 3 महीने के अंदर ही सीबीसी के वो अधिकारी उस संस्था की या उस व्यक्ति की जांच करती है और मामले के निपटारा करती है और ये उसके संस्था से अलग भी उसकी जांच कराई जाती है। यह है सीबीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग। जी हाँ, उसी को लेकर सवाल फिर खड़ा हुआ है और राजनीतिक गलियारों पे विपक्षियों के निशाने पे मौजूदा सरकार आ गई है। तो सवाल फिर वही खड़ा है कि 23,919 मामले निपटा तो गए, लेकिन वो मामले कैसे निपटाए गए इस पूरी स्पष्ट बिल्कुल नहीं है। और दूसरे मामले हैं जो 22,724 जो मामले अभी पेंडिंग है, उसकी जांच कब होगी? 22,724 मामले कौन जांच करेगा और कितनी देर जांच करेगी, यह सीबीसी रिपोर्ट में सही नहीं की गई, नहीं बताई गई, उसके बारे में इशारा नहीं किया गया। और तो और जब 19,198 मामले जो है 3 महीने से ज्यादा समय से चल ही रहा है, तो सवाल यह खड़ा है कि उसका जांच पूरी कब होगी। और इसको रोकने के लिए मौजूदा जो सरकार है, जो कहती है कि जब मैं खाऊंगा ना खाने दूंगी, कौन से उपाय किए, इसको लेकर भी कोई मामले सामने नहीं आ रहे हैं। यानी सरकार इस मामले में स्पष्ट बोलने से कतराते हुए नजर आ रही है और ये विपक्षियों के जो दावे हैं या उनके जो आरोप है उसको सिद्ध करने के लिए काफी है। सरकार को आगे आके इस मामले के बारे में बातचीत करना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार के सबसे दूसरे महत्वपूर्ण अगर विभागों में अगर भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं तो इसका निपटारा जरूरी है। शिकायतों का तो एक अपनी फहरिस्त तो है, 1,15,000 अगर शिकायत प्राप्त हुई है तो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिक काम करने वाले शिकायतें तो है ही, उसके अलावा भी केंद्र के जो और दूसरी जो संस्थाएं हैं, रेलवे और बैंकिंग सेक्टर में भी बड़े पैमाने पे शिकायतों का पिटारा सीबीसी के पास प्राप्त हुआ है। बताया जाता है रिपोर्ट के मुताबिक कि 10,000 से ज्यादा शिकायतें सिर्फ रेलवे में प्राप्त हुई और बैंकिंग सेक्टरों की बात की जाए तो 8,000 से ज्यादा शिकायतें सीबीसी को बैंकिंग सेक्टर से प्राप्त हुई और दूसरे विभागों में भी कम-ओ-बेश इसी स्थिति बनी हुई। और सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाने की और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के जो संकल्प लेती है वो उस वक्त में खोखला साबित होती है जब कैग की रिपोर्ट सामने आ जाती है। सीबीसी की रिपोर्ट पर गौर करे तो विपक्षियों के आरोप में दम तो बिल्कुल लगता है, क्योंकि सरकार इस पर आगे आकर कुछ कहती तो बिल्कुल नहीं और इसके निदान के दिशा में सरकार कौन सा काम कर रही है इस बारे में तो लोग बताते ही नहीं। बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें। इसी को लेकर विपक्ष ये कहते हैं कि वर्तमान की जो सरकार है जुमलों की सरकार है, तो ये बात राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बन ही जाता है, क्योंकि फिलहाल 15 अगस्त को ही नरेंद्र मोदी ने लाल किला का प्रचीर से बड़ी लंबी चौड़ी बातें कही और भ्रष्टाचार को लेकर जब वो कहे कि इसको मिटाने की जिम्मेवारी मैं लेता हूं और उसके 5 दिन के बाद जो सीबीसी की जो रिपोर्ट होती है उसमें केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों की शिकायतों को जो लंबी चौड़ी फेहरिस्त 46,000 से ज्यादा आते हैं, तो शक करने वाले की शक की जो आरोप है, ये शक करने की जो गुंजाइश है उसमें इजाफा तो जरूर हो जाता है। तो सवाल फिर वही खड़ी है, क्या सरकार
इसको रोकने के लिए कौन सी कदम उठाने वाली है या उठाएगी, इस मामले पर सरकार इशारा नहीं करती तो बड़ी हैरानी होती है, बड़ी परेशानी होती है कि क्या भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण भारत के सपनों में रह जाएगी या कभी उस पर अमली जामा पहनाया जाएगा। क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर बड़े बड़े दावे तो सभी पार्टियों ने की, लेकिन बच तो कोई नहीं सकता। तो सवाल फिर वही खड़ी हो जाती है कि राजनीति करने वाले लोग क्यों सत्ता चाहते हैं, सत्ता में वो क्यों एन केन प्रकरण बनी रहनी चाहते हैं, सत्ता उनको क्यों चाहिए। यदि जनता का सेवा करने की बात हो तो वो तो बिना सरकार में रहे किया जा सकता है। तो कहा जाता है, राजनीतिक गलियारों पर चर्चा है कि सत्ता और सत्ता इसलिए चाहिए कि उनको अपने मन मुताबिक जीने की आज़ादी चाहिए, उनको अपने मुताबिक लग्जरियस लाइफ जीने का और हर कुछ करने की उनकी जो हसरतें हैं उसको पूरी की जाए, जनता जाए भाड़ में। यही बात तो राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय रहता है। इसी को लेकर सरकारें आती है जाती है। और याद कीजिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने वो फोर्स को लेकर जिस तरह से हंगामा मचा दिया और मौजूदा जो आपकी सरकारें थी यानी राजीव गांधी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और इसी को लेकर बड़े राजनीतिक प्रहार किए गए, जिसकी गूंज लगातार सदियों तक गूंजते चली गई। और राजीव गांधी इस वक्त में देश में तो है नहीं, यानी इस दुनिया में ही नहीं है, लेकिन उसकी गूंज आज भी कहीं न कहीं नजर आती है। उस वक्त से चली हुई सरकारें और भ्रष्टाचार की जड़ें कोई आज की नहीं, आज़ादी के बाद से ही नजर आने लगे थे। और जब संविधान 2050 में लागू हो और उसके बाद जितनी सरकारें आई वो तो इससे बिल्कुल बच नहीं पाई, कमर बैस जरूर हुआ। लेकिन वर्तमान में मौजूदा जो सरकार है, जब इस बात को लेकर डंका पिटते चले गई कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। और याद कीजिए, जब ये कहा गया था, जब विपक्षियों का इंडिया जो गठबंधन बनी है वो जब एकजुट हुई तो मोदी जी ने प्रहार किया कि सभी भ्रष्ट लोग एकजुट हो गए। तो फिर वही सवाल खड़ा है कि जिस तरह से ईडी, सीबीआई और आईटी विपक्ष के नेताओं को टारगेट लगकर छापा मार रही है और विपक्ष लगातार इस पर आरोप लगा रहे हैं, तो वो इसी की वानगी देखी जाए कि वर्तमान में मौजूद विपक्ष के को भी बोलने का एक बड़ा तंत्र कैग की रिपोर्ट के बाद सीबीसी रिपोर्ट आ गई है। इसी को लेकर राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बिल्कुल बना हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है कि रोकने की कोई भी तंत्र नहीं बनाई जा रही है, इसको रोकने के लिए कोई पैमाना नहीं बनाया जा रहा है। यही है परेशानी की सबसे बड़ी सबब। तो क्या मान लिया जाए कि भ्रष्टाचार देश से कभी खत्म नहीं हो जाएगा? क्या यह एक लाइलाज बीमारी है जिसको खत्म करना आसान नहीं रह गया है? ये सब बात राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ये आपको तय करना है कि वर्तमान की जो सरकार बैठी हुई है वो सीबीसी और कैग की रिपोर्ट के बाद कितनी घिरी हुई है और इस कितने कटघरे में खड़े गई है, ये तो आपको तय करना है। लेकिन राजनीतिक गलियारों पर जो चर्चा का विषय बना हुआ है मैं उसको आपके सामने के लेकर आया, सीबीसी की रिपोर्ट। वैसे सीबीसी इस पूरे मामले में अभी ज्यादा सक्रिय तो बिल्कुल नहीं है। जैसे ईडी है, सीबीआई और इनकम टैक्स है, उतना सीबीसी तो बिल्कुल नहीं है, कैग तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन कैग की रिपोर्ट और सीबीसी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार कटघरे में खड़ा करती है, हो जाती है, तो ये विपक्षियों का आरोप गलत साबित नहीं होता है। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।